बच्चों आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलते हैं कि विलेयता का जो हमारे पास में टॉपिक पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों को बीच में ही ब्रेक हो गया था, उसी को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू लेकर के चलने वाले हैं कि विलेयता हमारे पास में क्या होती है। तो बच्चों जो विलेयता होता है ये चीज़ तो मैंने बता दिया था। अब हम लोग चलते हैं कि ठोस की द्रव में विलेयता। ये आज का बच्चों हमारे पास में टॉपिक है। बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि सर आज का टॉपिक क्या होगा। तो सर जो पहला हमारे पास में चल रहा है, यहाँ से चल रहा है कि ठोस की द्रव में विलेयता। अब आप लोग यहाँ से समझो ठोस की द्रव में विलेयता को हमें किस प्रकार से यहाँ से समझ करके बेहतरीन तरीके से चलना है। बच्चों ध्यान दो कि अगर कभी हमसे ये कहा जाएगा कि ठोस की द्रव में विलेयता से क्या तात्पर्य है, इससे आप क्या समझना चाहते हैं, तो बच्चों एक बात ध्यान देना कि ठोस की अगर द्रव में विलेयता का तात्पर्य केवल ये होता है कि हमारे पास में कोई ठोस पदार्थ होगा। जैसे कि हमारे पास में क्या है, चीनी है। चीनी को अगर हम लोग क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो देखते हैं कि चीनी क्या है, ठोस है। ठोस को द्रव के अंदर डाला तो वो घुल गया। ये है ठोस की द्रव में विलेयता। मतलब कोई ठोस द्रव में कितनी शीघ्रता से घुल सकता है, इसी को हमें टॉपिक को पढ़ना है। इसका मतलब ठोस की द्रव में विलेयता जो दिया है, इसका तात्पर्य क्या होता है। इसका मतलब यहाँ से सर हमको जो किया जाएगा, हमको सर पहला तो कह रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास में क्या होगा सर, तो सर यहाँ से हमको कह रहा है कि यहाँ से ठोस को किस में डाला जाता है, ठोस को बच्चों यहाँ से किसके अंतर्गत डालेंगे, यहाँ से कह रहा है कि द्रव में घोला जाएगा। अब कितनी तेजी से ये बंदा घुलेगा इसी बात पर हमको डिपेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से कह रहा है कि कोई एक हमारे पास में बच्चों क्या होगा, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई एक हमारे पास में यहाँ से द्रव हो जाएगा। तो सर ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास में क्या है, द्रव है। चलिए सर ठीक है, हमने इसको मान लिया। कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत कोई ठोस पदार्थ हमको डालना होगा। यहाँ से हमने कह दिया कि चलिए सर हम लोग इसके अंदर कोई ठोस पदार्थ ले लेते हैं और इस ठोस पदार्थ को इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सर प्रवेश कराएँगे। तो वही कह रहा है कि ठोस के द्रव में विलेयता, यही हमको यहाँ से प्रूफ कर रहा है कि जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घोला जाता है तो इसे अध्ययन करने की प्रक्रिया को ठोस की द्रव में विलेयता कहा जाता है। तो अब नंबर एक टॉपिक है कि क्या ये बताओ, जितने प्रकार के द्रव होते हैं क्या सभी द्रव में जितने भी ठोस होते हैं क्या ये घुल जाएंगे क्या। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, हमने कहा सभी द्रव में जितने प्रकार के ठोस होते हैं सारे ठोस घुल जाते हैं। हमने कहा चलो भाई उदाहरण दो, कह रहे हैं कि सर जब चीनी को पानी में डालते हैं तो सर पानी में चीनी घुल जाती है, इसका मतलब ठोस जो है द्रव में विलय हो गया। हमने कहा बिल्कुल सही बात। कह रहे हैं कि सर नमक को पानी में डालते हैं तो सर नमक पानी में घुल जाता है। हमने कहा बिल्कुल सही बात सर। कह रहे हैं कि सर जो निरमा होता है ना, निरमे को जब हम पानी में डालते हैं तो सर निरमा भी पानी में घुल जाता है। हमने कहा चलो सही बात है, लेकिन इस चीज को मैं और अच्छे से तुमको समझाऊंगा। सर जो नहाने वाला साबुन होता है, उस साबुन को जब पानी में डालते हैं ना तो सर वो पानी भी में के अंदर जो साबुन भी क्या होता है, घुल जाता है। इसका मतलब ये सारे सब जितने ठोस होते हैं ना, ये सभी के सभी द्रव में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। हमने कहा कि दुनिया के अंतर्गत जितनी लड़कियां हैं क्या सभी लड़कियां धोखेबाज होती हैं क्या, ऐसा नहीं है। देखो लड़कियां धोखेबाज नहीं होती है, लड़कों के ऊपर डिपेंड करती हैं कि लड़कियां उन्हें धोखा देंगी कि नहीं। बाकी लड़कियां तो बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छी चीज का मतलब क्या है, एक प्रकार का ये बहुत संवेदनशील होती है, मतलब छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा मायूस हो जाया करती हैं। लेकिन ऐसे लोगों को धोखेबाज का नाम तो नहीं दे सकते हैं। तो बस वही बात है कि जितनी प्रकार की लड़कियां हैं सभी लड़कियां धोखेबाज नहीं है। तो नंबर एक, क्या दुनिया में जितनी लड़कियां हैं सब मम्मी बन चुकी हैं क्या, क्या सर ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां, हाँ जितनी मम्मी है सभी प्रकार की मम्मी लड़की है, लेकिन सभी लड़कियां मम्मी बन गई है ऐसा संभव नहीं है। हमने कहा बिल्कुल सही बात। तो वही कह रहे हैं कि सर जितने प्रकार सभी ठोस द्रव के अंदर घुल जाए ऐसा संभव नहीं है सर, सारे ठोस द्रव के अंदर नहीं घुल सकते हैं। जैसे सर हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं आपको, कहेंगे सर दे दीजिए एग्जाम्पल में क्या रखा है, आप देने की तो आए हैं एग्जाम्पल, तो बता दीजिए कि क्या एग्जाम्पल। हमने कहा बहुत सही बच्चा, आप लोग इतने समझदार हो जाओगे इतनी जल्दी, हम ये बात का अंदाजा भी नहीं लगाए थे महाराज। चलिए, सर कह रहा है कि जैसे हम लोग किसको डालते हैं, चीनी को डालते हैं। बच्चों ध्यान से बात समझ करके रखना, हम लोग किसको डालते हैं, चीनी को डालते हैं H2O में, तो देखते हैं कि सर घुल जाता है। कह रहे हैं कि सर हम लोग जो है नमक को डालते हैं, H2O के अंदर डालते हैं तो सर देखते हैं कि घुल जाता है। इसका मतलब सर हम लोग पानी के अंदर इन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और डालने के बाद देखते हैं कि क्या होगा, घुल जाएगा। ग्लूकोज होता है, अगर ग्लूकोज को सर हम लोग पानी में डालेंगे तो सर ग्लूकोज को हम लोग देखते हैं तो ये पानी में जाने के बाद में सर ये भी क्या होता है, घुल जाता है। हमने कहा बहुत सही बात। लेकिन सर एक बार एक एग्जांपल हमको बताओ, रेत को सर अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, घुलेगा। कह रहे हैं कि सर रेत को पानी में डालते
घुलते हैं तो ये घुलने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। रेत पानी के अंदर सर कभी नहीं घुल सकती है, ज़िंदगी भर नहीं घुलेगी। कहने कि अच्छा इसका मतलब सर रेत तो एक प्रकार का ठोस होता है। हमने कहा बिल्कुल सही बात। कहने कि सर रेत जो होती है वो सर ठोस होती है। हमने कहा बिल्कुल आप लोग पढ़े लिखे हो तो आपको पता है कि सर जो रेत होती है वो कैसी होती है? ठोस होती है। और बताओ रेत जो होता है ठोस होता है और सर इतने महान तो हो नहीं कि द्रव आपको नहीं पता है पानी द्रव होता है। कह रहे हैं कि इसका मतलब इतने प्रकार के जो ठोस थे इसे हम लोग नाम दे सकते हैं सर ये घुलनशील थे। कैसे थे सर? ये जितने हमारे पास में ठोस थे इसे हम लोग सर नाम दे सकते हैं कि ये क्या थे? घुलनशील थे। लेकिन ये जो है ये घुलनशील नहीं है। रेत को पानी के अंदर डालोगे हज़ारों साल तक रेत वैसे पड़ी रहेगी, लेकिन रेत पानी में घुलने वाली नहीं है। क्योंकि जो जमुना जिसे बालू निकाला जाता है, अगर रेत पानी के अंदर घुल जाती, तो क्या कभी बालू निकाल पाते? कहे सर क्या बात कर रहे हैं सर बालू नहीं निकल पाती, आपकी बातों में तो तर्क है। इसका मतलब रेत पानी में घुलती ही नहीं है। आप ग्लास में पानी लेकर के रेत को डाल करके घोल सकते हो। नहीं तर्कशील अगर बच्चे हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, केवल चीज़ों को समझना चाहते हो, तो बताओ पानी के अंदर से बालू को निकाला जाता है, तो बलुइया पहले न पिघल जाती अगर पिघलती होती तो। ऐसा संभव है कि नहीं? तो इसका मतलब सर हमारे पास में रेत नहीं घुलती है। हमने कहा चलो अगर हम लोग बना देते हैं बाबू, मिट्टी अगर मैं बना दूँगा, कह रहे हैं कि सर अगर मिट्टी को मैं बनाऊँगा कि मिट्टी पानी में घुलती है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि सर जो मिट्टी होती है ना, सर मिट्टी भी पानी के अंदर नहीं घुलती है। अगर हम घोलना चाहेंगे, तो सर मिट्टी भी पानी में नहीं घुलेगी। घुल जाती है, थोड़ी देर के लिए फैल जाएगी, लेकिन जब रख देंगे पानी को तो मिट्टी फिर से क्या होगी? नीचे जा कर के उसके तली में बैठ जाती है। मिट्टी उसमें के अंदर घुलने वाली चीज़ नहीं होती है, ठीक है? कह रहे सर अच्छा ये बताइए जो रेत होता है, रेत किसके अंतर्गत घुलेगा? हमने कहा रेत किसी के अंतर्गत नहीं घुलेगा, एक इसका विलयन होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। इसी के अंदर रेत पूरी तरीके से बच्चों क्या होती है? घुल जाती है। इसका मतलब रेत को भी घोला जा सकता है, बिल्कुल घोल सकते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड का सॉल्यूशन आपके लैब में होगा, तो वहाँ पर डाल करके उसको चेक करो, रेत पूरी तरीके से क्या होती है? उसके अंतर्गत बच्चों घुल जाती है। बात समझ में आ रहा है ना? और मिट्टी को भी हम लोग उसी के अंतर्गत घोल सकते हैं लगभग। और हमने कहा सर और चीज़ें के अंतर्गत हमारे पास में क्या हो जाएँगी? हमने कहा सर एक तो हमारे पास में यहाँ से क्या हो जाता है? रेत हो जाएगा। रेत को अगर सर हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड के विलयन में डाल देते हैं तो ये पूरी तरीके से क्या होगा? घुल जाएगी। एक एग्ज़ाम्पल हमको आप और बताओ, सर अगर हम लोग बचपन में सर चॉक का इस्तेमाल किए हैं, कह रहे हैं कि सर जो चॉक से हम लोग लिखते हैं, अगर चॉक को हम लोग पानी में डालते हैं, तो सर चॉक पानी के अंदर सर नहीं घुलती है। कह रहे हैं क्यों? चॉक पानी के अंदर नहीं घुलती? कह रहे हैं सर पता नहीं क्यों? चॉक को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो सर ये घुलती नहीं है। हमने कहा भाई साहब क्यों नहीं घुलती है? तो कह रहे हैं कि सर चॉक को अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो सर ये घुलेगी नहीं। हमने कहा तो क्या होगी? अगर चॉक को तुम पानी में डालोगे नहीं घुलेगी तो फिर क्या होगा? चलिए भाई साहब, तुम आ जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। अगर चॉक को सर पानी में डालेंगे तो चॉक नहीं घुलती है। हमने कहा सही बात चॉक को पानी में डालते नहीं घुलती है। कहने कि नहीं सर अगर चॉक को पानी में डाल देंगे तो सर थोड़ी देर के बाद पानी गंदा तो हो जाएगा, लेकिन फिर उसके तली में आकर के चॉक क्या होगी बैठ जाएगी। हमने कहा ये भी बात सही है। इसका मतलब चॉक को पानी के अंदर नहीं घोला जा सकता है। चॉक को घोलने के लिए एक सॉल्यूशन होता है जिसे बच्चों हम लोग HCl कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सॉल्यूशन का नाम बच्चों क्या होता है? HCl होता है। HCl के सॉल्यूशन में चॉक पूरी तरीके से क्या होती है? सर घुल जाती है। हमने कहा चलो एक बात तो सरकार ये भी आपके पास में बढ़िया हो गई है कि चॉक भी हमारे पास में पानी के अंदर का क्या होती है? घुल जाती है। एक और प्रैक्टिकल किए होंगे आप लोग, जैसे कि हमारे पास में क्या होता है? लोहा होता है। बच्चों अगर कभी हम लोग लोहा ले लेते हैं, ध्यान से समझना, कह रहे हैं कि सर अगर हमारे पास में लोहा होगा, लोहे को अगर सर हम लोग पानी में डाल करके रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि सर लोहा पानी के अंदर नहीं घुलता है। लेकिन लोहे को जब अम्ल के पास में रख दिया जाता है, तो लोहा पूरी तरीके से घुलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब लोहे को किसके अंतर्गत रखें? अम्ल के अंतर्गत रख दोगे तो बच्चों लोहा घुल जाएगा और वो अम्ल हमारे पास में क्या होता है? HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है और वो हमारे पास में CH3COOH भी हो सकता है। इतने के अंदर लोहा हमारे पास में क्या होगा? सर घुल जाता है। चलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बात और समझो, कभी आपकी जो प्लास्टिक की पेन होती है, उस पेन को क्या आप लोग पानी में घोल सकते हो? हमने कहा सर इस हम पेन को मान लिए, ये हमारे पास में सर क्या है पेन है। ये हमारे पास इसके ऊपर जो कवर चढ़ा है ना बच्चों वो प्लास्टिक का चढ़ा हुआ है। बताओ प्लास्टिक के कवर को क्या पानी में डाल कर के रख दें, तो क्या ये घुल जाएगा? कह रहे हैं कि कैसी बात कर रहे हैं सर? प्लास्टिक कभी पानी में कैसे घुल सकती है? हमने कहा वही बात है ना, तो इसका मतलब प्लास्टिक को ध्यान से देख कर के चलना, है तो प्लास्टिक भी ठोस ना, इसका मतलब प्लास्टिक को अगर पानी के अंतर्गत हम लोग डाल देते हैं, तो सर नहीं घुलता है। लेकिन प्लास्टिक को अगर हम लोग बेंजीन के अंतर्गत डाल देते हैं तो वो पूरी तरीके से क्या होती है? घुल जाती है। प्लास्टिक को अगर बेंजीन के अंतर्गत डाल दें तो वो पूरी तरीके से क्या होती है? घुल जाती है। इतना बात समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब जितने प्रकार के ठोस लिया ये पानी में घुल जाए
ऐसा संभव नहीं है। तो दुनिया के सारे ठोस सोचो ये पानी में घुल जाएँ तो बच्चों ऐसा संभव नहीं है। कुछ ठोस को घोलने के लिए अलग से द्रव आते हैं। क्या होते हैं? अलग से द्रव आते हैं। लेकिन ये ठोस पानी में क्यों नहीं घुला? ये बात सोचने और समझने वाली है कि नहीं? हो सकता है कि सर हर प्रकार के ठोस पानी में नहीं घुल सकते हैं। सभी ठोस अपने-अपने में ही क्या कर सकते घुल सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे हमने कहा जितने प्रकार की दुनिया में शादियाँ होती हैं, क्या सभी शादियाँ सब में हो सकती हैं? तो इसका मतलब यदि आप लोग अरेंज मैरेज कर रहे हो, तो इसका मतलब अरेंज मैरेज में शादियाँ केवल समान जाति में होती हैं। यदि आपको किसी बंदे को चलिए, तो इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ कि जितनी हमारे पास में क्या होती हैं, शादियाँ होती हैं, अगर इन शादियों को सोचो कि आप ये सभी शादियाँ क्या हो सकें, तो ये शादी बच्चों क्या है संभव नहीं। तो इसका मतलब शादियाँ केवल क्या होती हैं, समान जाति में होती हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि बच्चों जितने प्रकार की क्या होती हैं शादियाँ होती हैं, ये शादियाँ अपने समान जाति में ही होती हैं। असमान जाति में शादियाँ नहीं होती हैं। अरे जो लोग साथ में चले जाते हैं लेके भाग-वाग जाएँ तो बात की बात होती है। लेकिन शादियाँ जो हैं, पर्पज़ जो है, वो एक समान जाति में ही शादियाँ होती हैं। अलग-अलग जाति में शादियाँ नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जितने प्रकार के हमारे पास में ठोस को जब किसी द्रव में घोला जाता है, वो तभी उसके अंतर घुलेगा जब दोनों के गुण क्या होंगे? समान होंगे। यदि दोनों के गुण असमान हैं, तो वो ठोस उस द्रव के अंतर्गत कभी भी नहीं घुल सकता है। इसका मतलब ये क्या है? कह रहे हैं कि सर सभी प्रकार के ठोस सभी द्रव में नहीं घुल सकते हैं। एक नंबर हम लोगों को यहाँ से सर कुछ नियम याद कर लेना पड़ेगा। ये नियम हमको यहाँ से ये याद करना पड़ेगा कि समान समान को घोलता है। ध्यान से देखना बच्चों यहाँ से क्या होगा समान समान को घोलेगा ध्यान से समान समान को घोलता है सर ये क्या नियम होता है ये तो हमको सर अभी पता नहीं था हमने कहा बच्चों समान समान को घोलेगा तभी जाकर के कोई द्रव पानी में घुल सकता है हमने कहा जैसे कि हम लोग जब ठोस का मतलब क्या होता है विलेय होता है और विलायक का मतलब क्या होगा द्रव होगा इसका मतलब जब किसी विलेय को ध्यान से देख करके चलना जब किसी विलायक में घोला जाएगा वह तभी उसके अंतर्गत घुल पाएगा जब दोनों के गुण क्या होंगे समान होंगे जैसे हमने ये कह दिया कि अगर जो हमारे पास में क्या है विलेय है अगर विलेय बच्चों हमारे पास में ध्रुवीय होगा कैसा होगा अगर विलेय हमारे पास में ध्रुवीय होगा तो विलायक भी हमारे पास में कैसा होना चाहिए ध्रुवीय ही होना चाहिए जब ध्रुवीय ध्रुवीय दोनों मिल जाएंगे तो दोनों क्या होंगे एकदम घुल जाएंगे और दोनों की जिंदगी एकदम क्या चलेगी मस्त चलेगी अगर हमने कहा ये वाला हमारे पास में बच्चों अगर देखते हैं अध्रुवीय है और ये वाला भी अगर हमारे पास में अध्रुवीय होता है फिर भी दोनों को मिलाएंगे फिर भी दोनों आसानी से क्या होते हैं घुल जाते हैं क्योंकि इसका भी गुण क्या है अध्रुवीय है इसका भी गुण क्या है अध्रुवीय है कभी कभी आप लोग देखे होंगे जैसे कि शादियां होती है कुंडली से मिला करके मैच करा के की जाती है कहते हैं कि लड़का भगवान की जाति का है और लड़की देवी की जाति की है तब क्या होता है तो भगवान देवी भी तो भगवान ही है भगवान भगवान की जातियों की शादी हो सकती है कभी कभी लड़का क्या होता है राक्षस जाति का होता है लड़की क्या होती है देवी जाति की होती है समझ में आ रहा है ना तो उस राक्षस और देवी का कभी मिलन नहीं हो सकता है तो ये शादियां कभी नहीं चलती हैं बीच में ही हमेशा क्या होती हैं टूट जाती हैं कुछ लोग बीच में प्यार करते हैं और वो लोग आपस में अलग हो जाते हैं तो अलग हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर लगाने लगते हैं कहते हैं कि नहीं 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 उसने मुझे क्या कर दिया धोखा दे दिया अरे पगलुआ धोखा नहीं दे दिया है जैसे लड़की को लोग ज्यादातर कहने लगते हैं कि भाई साहब लड़की क्या है इस मामले में धोखेदार है लड़की धोखेबाज नहीं है हो सकता है कि लड़की देवी हो और लड़का हो सकता है कि क्या हो राक्षस जाति का हो इसलिए दोनों की शादियां आपस में नहीं हो पाई हैं जो उनकी पुरानी कुंडली थी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ ऐसा जो गीता महापुराण वगैरह है ये सारी चीजें कहती हैं बाकी साइंस में ये सारे फैक्ट नहीं पाए जाते हैं साइंस मतलब नथिंग ये सारी चीजें नहीं है शादी होगी तो होगी चाहे सारी चीजें भाड़ में चली जाए समझ में आ रहा है ना तो ये है बाकी अगर शादियाँ या लव मैरिज कैंसिल होता है या किसी का प्यार कैंसिल होता है इसे धोखा नाम नहीं दिया जाता है आप लोगों की कुंडली नहीं मैच की इसलिए शादियाँ नहीं हो पाई हैं लोग नाम इसे क्या दे देते हैं कि प्यार हमेशा धोखा देता है एक नाम तो नमो या अधूरा बाट ना प्रेम शब्द का नाम ही अधूरा ऐसा नहीं है तो ये चीज़ इसमें कोई धोखा किसी को नहीं देता है बशर्ते कि हो सकता है कि लड़का राक्षस जाति का रहा हो इसलिए वो आपसे दूर चला गया तो इसका मतलब ये क्या है तो अध्रुवी इसे हम लोग कह सकते हैं ध्रुवीय ध्रुवीय मिल जाएंगे घुल जाएंगे अध्रुवी अध्रुवी मिल जाएंगे तो घुल जाएंगे लेकिन लेकिन अगर हमने कहा एक हमारे पास में सर अगर मैं आपको दे दूं ध्रुवीय और एक मैं आपको दे देता हूं सर अध्रुवीय दे दूंगा
तो दोनों बताओ क्या दोनों का कॉम्बिनेशन जमेगा? कह रहे हैं कि सर दोनों का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं जमेगा। तो यही कह रहे हैं कि समान समान को घोलता है। समान मतलब ध्रुवीय होगा ध्रुवीय को घोल लेगा, अध्रुवीय होगा अध्रुवीय को भी घोल लेगा। लेकिन अध्रुवीय और ध्रुवीय सोचो मिल जाए तो ये विलयन नहीं हो सकता है। इसका मतलब सर ये क्या है? कह रहे हैं कि सर चीनी क्या है? ध्रुवीय है। इसका मतलब हमने कहा ध्रुवीय को जब ध्रुवीय में डाला गया तो घुल गया। नमक ध्रुवीय है, ध्रुवीय को ध्रुवीय में डाला गया तो घुल गया। ग्लूकोज ध्रुवीय है, ध्रुवीय को ध्रुवीय में डाला गया तो क्या हो गया? घुल गया। लेकिन रेत हमारे पास में है अध्रुवीय और ये है हमारे पास में ध्रुवीय और दोनों आपस में नहीं घुल पाएंगे। ये है हमारे पास में मिट्टी, ये है हमारे पास में जल, नहीं घुल पाएगा। ये है चौक, ये है हमारे पास में जल, ये दोनों आपस में नहीं घुल पाएगा। ये है लोहा, ये है जल, नहीं घुल पाएगा। ये अम्ल के अंतर्गत जाकर के क्या होते हैं? घुले जाते हैं। तो कभी अगर ऐसा कॉन्सेप्ट समझना हो तो ध्रुवीय समान समान को क्या करता है बच्चों? घोल लेता है। ठीक है, चलो एक और एक होता है ना नैप्थलीन। नैप्थलीन किसके अंतर्गत जाकर के घुल जाता है? तो कह रहे हैं कि सर अगर कभी ऐसी चीजों को हम लोग नैप्थलीन वगैरह जो हमारे पास में होती हैं, एंथ्रासीन जैसे हो गया, इन सारी चीजों को अगर हम लोग किसी में घोलना चाहेंगे तो किस में घुल जाएंगे? सर बेंजीन ले लेंगे तो नैप्थलीन को बेंजीन में डाल देंगे तो आसानी से ये चीजें क्या होती है जाकर के उसके अंदर घुल जाती है। बोलो इतनी चीजें आपकी समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो हमने कहा बस यही है, पहला टॉपिक बढ़िया से समझ करके रखो। जैसे देखो यहाँ पर लड़के लड़कों की जब हम लोग क्या करा देते हैं? शादी करा देते हैं। शादी कराने का मतलब यही है, ये दोनों पहले आपस में क्या थे? इनकी बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही थी, हंसी खुशी से इनकी जिंदगी चल रही थी। किस मैटर में? लव मैरिज के फॉर्म में बहुत बढ़िया दोनों की जिंदगी चल रही थी। हमने कहा भाई साहब दोनों लव मैरिज कर रहे थे। इसका मतलब जो लड़कियां है ना, ध्यान से देख करके चलना, इसे अगर हम लोग कहेंगे कि भाई साहब जो ये लड़की है, ये लड़की को कह सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या है? ध्रुवी है। और लड़का भी हम लोग कह सकते हैं कि सर ये क्या है? ध्रुवी है। ध्रुवी ध्रुवी ये मिल गए तो दोनों की क्या हो गई? शादियां यहाँ से हो गई हैं। और जब दोनों की शादियां हो गई तो इसका मतलब लव मैरिज सक्सेसफुल हो गई है। इसका मतलब भाई साहब ये क्या है? ध्रुवी है। अगर यहीं पर इनके बड़े भाई की बात करके चलते हैं, ये ध्यान से देखो, इनकी लव मैरिज भाई साहब सक्सेस नहीं हो पाई है। जब इनकी लव मैरिज सक्सेस नहीं हो पाई, देखो तू तड़ाक दोनों में चल रहा है, तो रिश्ते में कभी क्या होगा? यहाँ पे जाने के बाद में इसमें क्या होगा? केवल यहाँ से तलाक ही हो सकता है और इसके अंतर्गत कुछ नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब हम लोग आगे की चीजें देख करके चलते हैं। आगे क्या सिस्टम है सर? हमने कहा कि जब किसी ठोस को द्रव में घोला जाता है तो इसके निम्न प्रकार के क्या होते हैं? कारक होते हैं। कोई ठोस कितना तेजी से घुलेगा, कोई ठोस कितना स्लो मोशन में घुलेगा, ये इसके कारकों पर डिपेंड करता है कि ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहले ये समझ लेना। हमने कहा ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। सर इससे पहले आप लोग समझ करके चले कि ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से आएंगे। सर हम लोग पहले यहाँ से ये देखते हैं, ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, देखो बच्चों, वाले कारक, ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इन सारी चीजों को पहले हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? ये समझ करके चलेंगे कि सर कि ठोस की विलेयता को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। ठोस की विलेयता, हमने कहा जैसे ध्यान से समझना, हमने कहा ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले सर निम्न प्रकार के कारक हमारे पास में हो सकते हैं। यानी कि बताइए सर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि ठोस की विलेयता को क्या कर सकते हैं? सर प्रभावित कर सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, ठोस की विलेयता को निम्न प्रकार के कारक प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि सर अगर पहला कारक हम लोग देख करके चलेंगे तो विलेय और विलायक की प्रकृति। ध्यान से देख कर चले, विलेय व विलायक की प्रकृति। एक तो हमारे पास है विलायक की प्रकृति, एक बात तो सर हमारे पास में ये आ गई है। और नंबर दो सर जो हमारे पास में है, यहाँ पर विलेयता ताप पर निर्भर करती है। और किस पर निर्भर करेगी? सर ये दाब पर निर्भर करती है। किस पर? दाब पर निर्भर करती है। ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक विलेय और विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। नंबर दो किस पर डिपेंड करेगा? ताप पर डिपेंड करेगा। नंबर तीन किस पर डिपेंड करेगा? नंबर तीन दाब पर डिपेंड करेगा। तो सर ये पहला हम लोग मैटर यहाँ से उठा लेते हैं और इस पहले मैटर को जानदार तरीके से पहले हम लोग यहाँ से समझने की चेष्टा करते हैं कि सर ये बताइए कि ये यहाँ से क्या हो सकता है। हमने कहा भाई साहब कुछ नहीं। तो ये जो यहाँ से इसकी जो बातें आ रही हैं भाई साहब, पहले इसको हम लोग समझेंगे। अब समझने के बाद हमको ये बताओ डिस्कशन इसका क्या निकला? कह रहे हैं कि इसके विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला हम लोग देखेंगे विलेय और विलायक की प्रकृति पर विलेयता कैसे डिपेंड करती है। तो सर विलेय और विलायक की अगर प्रकृति पर विलेयता को हम लोग डिपेंड करके चलेंगे तो पहले हम लोग इसी का अध्ययन करके चलते हैं। हमने कहा कि पहले ये देखो कि तुमको मैंने दिया क्या? कह रहे सर कि एक विलेय है, सर दूसरा क्या है? विलायक है। हमने कहा देखो जब किसी को किसी के विलेय का मतलब क्या समझते हो? हमने कहा विलेय का मतलब कभी आपके दिमाग में आएगा तो आप लोग पानी समझ करके चलना।
अगर विलायक का मतलब पानी समझ के चलना, और इसका मतलब हमने कहा कि तुम लोग अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा कर के चलना कि सर मैं बात कर रहा हूँ चीनी की। किसकी बात कर रहा हूँ? सर मैं बात कर रहा हूँ चीनी की। कहें सर बहुत बढ़िया बात है। चीनी को पानी में डाला जाता है तो चीनी पानी में घुल सकती है। इसका मतलब जिस ठोस को पानी में डाल रहे हो, पहले वो ठोस से तो पूछ लो कि विलायक में जाकर के घुल सकता है कि नहीं? अरे लड़की की शादी कर रहे हो जिस लड़के से, पहले उस लड़की से पूछ लो कि वो शादी करना चाहती है कि नहीं चाहती है। कहे हाँ भाई साहब, मेरी बिटिया आपके लड़के से शादी करना चाहती है। इसका मतलब लड़की क्या है? इच्छुक है। अब लड़कवा से पूछ लो वो लड़की से शादी करना चाहता है कि नहीं। अब लड़का भी कहेगा हाँ भाई साहब, हम आपकी लड़की से शादी करना चाहते हैं, हम दोनों पट्टियों की शादी रजामंदी है, इसलिए दोनों लोगों की शादी आपस में हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है। जब ध्रुवी और ध्रुवी दोनों मिल जाएंगे तो आपस में उनकी शादियां क्या होंगी? हो जाएंगी। चलिए, इसका मतलब विलेय भी घुलना चाहता था, विलायक भी घुलना चाहता था, तब जाकर के दोनों की शादियां हो गई, दोनों घुल गए। अगर ये भी नहीं घुलना चाहता, ये भी नहीं घुलना चाहता, दोनों लड़के लड़कियों की रजामंदी नहीं थी, फिर भी घर वाले जबरदस्ती प्रेशर में शादी करा देते, हो जाती है। वो की शादी नहीं हुई है, उसकी भी शादी नहीं हुई है, दोनों नहीं कर रहे हैं, फिर भी घर वाले जबरदस्ती हाँ हाँ करवा देंगे, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का समान गुण है। लड़की पक्ष में भी नहीं मिल रहा है कुछ, लड़के पक्ष में भी कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी दोनों की शादियां हो जाएंगी। लड़की पक्ष वाले हाँ कर रहे हैं, लड़की पक्ष वाले नहीं कर दिए, तो शादियां नहीं हो सकती है ना। इसका मतलब ये है। तो ध्यान रहे, इसका केवल एक ही रूल है। क्या रूल है सर? समान समान को घोलता है। ध्यान से देख के चलना, इसमें मैं रूल बता रहा हूँ, और सर इसका रूल केवल एक ही है। क्या है सर? यहाँ से क्या होगा? समान समान को घोलता है। समान समान को यहाँ से हम लोग देख लेंगे क्या करता है? घोलता है। चलिए भाई साहब, समान समान को घोलता है, एक बात ये समझ हो गई है। इसका मतलब समान समान को घोलेगा कैसे? हमने कहा कि ध्रुवीय अगर कोई चीज होती है, विलेय ध्रुवी होगा, तो हमने कहा कि विलायक भी क्या होना चाहिए? ध्रुवी। अगर विलाय हमारे पास में अध्रुवीय होता है, तो सर विलायक जो है वो भी हमारे पास में क्या होना चाहिए? सर अध्रुवीय होना चाहिए। ये बातें इतनी याद रखना, अगर इतनी चीजें याद हैं तो सारी चीजें एकदम मक्खन हो जाएंगी, एकदम मजे तरीके से आप लोग क्या करोगे? समझ करके चलोगे। चलिए, तो विलेय और विलायक की प्रकृति भी आपके पास में हो गई। अब हम लोग डिपेंड करते हैं कि सर ताप पर कैसे डिपेंड करती है, दूसरा वाला। तो इसका मतलब विलेय की प्रकृति घुलनशील है, तो विलायक की प्रकृति भी घुलनशील होनी चाहिए, तो विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। यदि विलेय ध्रुवी है, यदि विलायक ध्रुवी है, विलेय ध्रुवी है, तो भी दोनों की विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर एक की प्रकृति अध्रुवी है, एक की ध्रुवी है, तो विलेयता हमेशा क्या होती है? घट जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए सर, अब हम लोग दूसरा देख करके चलते हैं कि विलेयता ताप पर कैसे डिपेंड करती है। तो कह रहे हैं कि सर बताइए, ये जो विलेयता है ये ताप पर कैसे डिपेंड करेगी? तो हमने कहा भाई साहब, ताप पर कैसे डिपेंड करती है कि विलेयता ताप पर कैसे डिपेंड करेगी। चलिए, ताप का प्रभाव हम लोग हेडिंग बना रहे हैं सर। ताप के प्रभाव पर विलेयता कैसे डिपेंड करती है? इसको पहले समझो आप लोग कि विलेयता ताप पर कैसे डिपेंड करेगी। हमने कहा मेरी बात को समझो, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ और आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलिए, इसको मैं पहले इधर बना लेता हूँ, ताप का प्रभाव। फिर आपको हम ये समझा देते हैं कि सर बढ़िया से जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको समझ में आगे और अच्छे तरीके से आ जानी चाहिए। कहेंगे सर बिल्कुल आएंगे, क्योंकि हम लोग समझ के ही तो पढ़ रहे हैं। सर ताप का प्रभाव अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती भी है, और विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती भी है। तो ध्यान से देखना कि हमेशा विलेयता, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे देना पहले। हमने कहा ये बताओ, एक मैंने आपको पात्र दे दिया, कहे हाँ सर आपने पात्र दे दिया। हमने कहा सर मैं इस पात्र के अंदर क्या रख दूं? पानी रख दूं। अच्छा बताओ, इस पात्र के अंदर भाई साहब मैंने यहाँ से पानी दे दिया, और पानी देने के बाद हमने कहा कि भाई साहब इस पात्र के अंदर आप लोग क्या डाल दो? चीनी डाल दो। कह रहे हैं कि सर इस पात्र के अंदर हमने क्या डाल दिया? चीनी डाल दिया। हमने कहा अब इस पात्र को नीचे से आप लोग क्या करना शुरू कर दो? गर्म करना शुरू कर दो। कह रहे हैं कि सर गर्म करना शुरू कर देंगे तो चीनी तेजी से घुलेगी कि स्लो मोशन में घुलेगी? कह रहे हैं कि सर चीनी तेजी से घुलना शुरू हो जाएगी। कहेंगे इस बात सर विलेयता क्या हो गई है? बढ़ गई है। क्या हो गई है? विलेयता बढ़ गई है। कहे सर क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब विलेयता बढ़ चुकी है। हमने कहा हाँ भाई, विलेयता बढ़ चुकी है। अगर पानी को गर्म कर दोगे तो चीनी तेजी से घुलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाती है।
इसका मतलब तो ताप को अगर हम लोग क्या करेंगे बढ़ाएँगे, तो सर जो हमारे पास में क्या है विलेयता है, वो सर विलेयता क्या होती है बढ़ जाएगी। यहीं से ध्यान से देखते चलो, अगर आपने एक पात्र ले लिया है, इस पात्र में आप लोगों ने ठंडा पानी ले लिया है। क्या ले लिया है? सर इस पात्र में ठंडा पानी ले लिया है और इस पात्र में चीनी आप लोग ले लो, तो सर जो आपने चीनी लिया है, वो जल्दी नहीं घुलेगी, वो लेट में घुलेगी। और जब चीनी को पानी में घोला जाता है, तो इस दशा में बच्चों जो हमारे पास में क्या होती है विलेयता होती है, बढ़ती नहीं है बल्कि क्या होती है घट जाती है। ताप तो क्या हुआ घट गया, तो विलेयता भी क्या होती है घट जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाए, ताप बढ़ाने पर विलेयता घट भी जाती है। तो ताप पर विलेयता 2 प्रकार से निर्भर करती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती भी है, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती भी है। ये आपको डिपेंड करेगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा अवशोषी अभिक्रियाओं पर। ध्यान देना, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा अवशोषी अभिक्रियाओं के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करके चलेंगी। तो इसका मतलब ताप बढ़ाने पर जो विलेयता होती है, ये 2 प्रकार से डिपेंड करेगी। एक तो सर हमारे पास में क्या होती है, सर ऊष्माक्षेपी और यहीं से सर एक हमारे पास में क्या होती है, ऊष्मावशोषी। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ध्यान देना, यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो विलेयता क्या होगी बढ़ेगी कि घटेगी? यदि ऊष्मावशोषी है तो विलेयता घटेगी कि बढ़ेगी? इस बात पर हम लोग पहले डिस्कस करके चलते हैं, ध्यान से समझ करके चलना। सर मैं यहीं पे बता देता हूँ क्या मतलब इन सारी चीज़ों का, थोड़ा सा हम लोगों को टाइम ही तो लगेगा, उसके बाद में तो चीज़ें बेहतरीन ही हमारे पास में बन जाएंगी। कह रहे हैं कि हाँ सर, थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ से देख लेंगे तो चीज़ें हमारे पास में बढ़िया से समझ में भी आ जाएंगी और हम लोगों को आ भी जाएगा। चलिए सर, इसको हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे घुमा लेते हैं। हाँ, बच्चों समझो पहले, अगर हमने कहा कि इसके ऊपर हम लोग यहाँ से देख कर के चीज़ों को चलेंगे, तो ये हमारे पास में क्या होगा? पहला तो सर हम जो बता रहे हैं ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ध्यान से देख कर के चलना बच्चों। क्या होगा? सर यहाँ से ऊष्माक्षेपी, समझो, ऊष्माक्षेपी, इसका मतलब क्या होता है? ऊष्मा का त्याग, ध्यान से समझ कर के चलना, ऊष्मा का त्याग। अब बताओ अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? त्याग होता है। ध्यान से समझ के चलना। ऊष्मा का क्या होता है? त्याग होगा। अगर कोई अभिक्रिया ऊष्मा का क्या कर रही है? त्याग कर रही है, तो उस दशा में जैसे हमने कहा आप लोगों को मैं एक पात्र दे देता हूँ। जब आप लोग लैब में प्रयोग करने के लिए जाओगे, बच्चों ध्यान देना, जब लैब में प्रयोग करने के लिए जाओगे तो आपको छोटी-छोटी क्या दी जाएँगी? गोलियाँ दी जाएँगी। वो है हमारे पास में सोडियम हाइड्रॉक्साइड की गोलियाँ। सोडियम हाइड्रॉक्साइड की गोली को जब पानी में डालोगे तो पानी क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो जितना ठंडा पानी होगा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड अपने में से गर्मी निकालेगा। जितना ही ज़्यादा गर्मी निकालेगा, उतनी तेज़ वो क्या होगा? घुल जाएगा। तो जितनी तेज़ वो गर्मी निकालेगा, उतनी तेज़ वो क्या होगा? घुल जाएगा। तो इसका मतलब पानी धीमे-धीमे, धीमे-धीमे पानी का ताप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर तुम पनिया का ताप निचवा से बढ़ाने लगोगे, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड की गोली के घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ताप बढ़ाओगे, तो विलेयता क्या होगी? घट जाती है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में अगर ताप को क्या करोगे? बढ़ाओगे, तो जो हमारे पास में विलेयता होती है, वो विलेयता क्या होती है? घट जाती है। क्योंकि सोडियम हाइड्रॉक्साइड की गोली ठंडा पानी माँगती है घुलने के लिए। क्या माँगती है? ठंडा पानी माँगती है घुलने के लिए, नॉर्मल पानी माँगती है। गर्म पानी में ये जल्दी से नहीं घुलेगी, क्योंकि पानी को गर्म होना पड़ेगा। क्योंकि ये पानी में से ऊष्मा को क्या करती है? अपने में से ऊष्मा निकाल के पानी में क्या करती है? डाल देती है। समझ में आ रहा है? अगर अभिक्रिया, तो इसका मतलब ऊष्माक्षेपी में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। ऊष्मावशोषी में विलेयता क्या होती है? घटती है। अगर हम लोग क्या करते हैं? ताप को बढ़ाते हैं तो, ध्यान से समझ करके चलना, अगर ताप को बढ़ाते हैं तो ये कंडीशन हमारे पास में डिपेंड करती है। तो ये तो पहला हमारे पास में हो जाता है कि ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, ये इन बातों पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। अगली बात समझ करके चलना, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हालाँकि कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पेपर में आपको ये लिखना पड़ेगा, लेकिन दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? बढ़ती है, इस बात को हमेशा दिमाग में रख लेना। लेकिन आपको पेपर में नहीं लिखना है, जिससे कहीं-कहीं पर दाब बढ़ा दिया जाता है, तो विलेयता भी क्या होती है? बढ़ने लगती है, ऐसा होता है, ठीक है? लेकिन पेपर में आपको लिखना है कि इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये विलेयता का। ये तो सर हमारे पास में है ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक सर सिर्फ इतने हैं आपके पास में। इतने कितने हैं? सर ये वाले जो मैं आपको बना रहा हूँ। विलेय और विलय की प्रकृति पर, ताप पर डिपेंड करती है और किस पर डिपेंड करेगी? दाब पर डिपेंड करती है, दाब पर निर्भर करती है।
सिर्फ एक बात हमारे पास में हो गई। अब आप हमको बता दीजिए कि गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? हमने कहा इसको हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो कौन से हैं, ठीक है? इसी के साथ चलते हैं, जय भारत।